Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. सेल क्या है? सेल इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहीं कहीं पे ये भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जैसे हम जानते हैं कि एक बिल्डिंग जो बना हुआ है, कोई मकान, उसमें क्या होता है ना, कई ईंट से और कई वेराइटीज के ईंट से अलग अलग शेप भी होते हैं, उससे मिलकर के वो बिल्डिंग बनता है। सेम उसी तरह से मेरे बॉडी में जो मेरा बॉडी जो बना हुआ है वह भी क्या है, बहुत छोटे छोटे सेल से, अलग अलग तरह के सेल से मिल करके एक बॉडी बना है। तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम एक के बारे में बता रहे हैं कि वह एक सेल, उसका बात कर रहे हैं कि जिससे मेरा बॉडी बना हुआ है। और दूसरी बात है कि जिसके बाद लाइफ भी स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि सेल का अगर हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो वह उसमें लाइफ नहीं है, वो सिर्फ अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन फंक्शन कब होता है? जब वो सेल एक स्ट्रक्चर बनता है, तब उसको हम लाइफ के नाम से जानते हैं। इसीलिए सेल का इंट्रोडक्शन में लिखा होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। ऐसे सेल का जो डिस्कवरी है, इसके बारे में बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन नॉर्मल में जब भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें एक बात लिख सकते हैं कि सेल का जो खोज है वह रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। चलिए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जब ह्यूमन सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोग यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात होती है। तो पहले हम लोग इसी के अनुसार से बात करते हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं। तो सेल ऐसे दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें फॉल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉल्स सेलुलर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन, जब उसका ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जब फॉल्स होता है, सही नहीं होता है, उस तरह के सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जैसे हम बताएंगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, उसे बताएंगे आपको कि जैसे सेल होता है ना, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेपरेट है, न्यूक्लियस का अपना इसका सब्सटेंस है, ऑर्गेनेल्स है, इसका भी अपना सब्सटेंस है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना कि सब मिक्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स सब आपस में क्या होता है, मिले हुए होते हैं। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसमें कि सेल के अंदर का जितना भी कंपोनेंट है सब आपस में मिले हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यह हम लोग के बॉडी में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो उससे बनता है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को पढ़ना है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल के अंदर और सेल का जो मटेरियल होता है सब के सब सेपरेट होते हैं, उस तरह को क्या बोलते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है? फॉल्स, सॉरी, यू का मतलब ट्रू, अब प्रो का मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर यू का मतलब क्या हो रही है? ट्रू, यानी ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू सेल्स, ट्रू ऑर्गेनेल्स, है ना। तो हम लोग बात यहाँ पे करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब यूकैरियोटिक सेल का हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका हम लोग हर पार्ट के बारे में वन में बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, ऐसे हम एक सेल का फोटो बना रहे हैं, ऐसे तो सेल का जो शेप देखेंगे तो अलग अलग तरह के सेल का अलग अलग तरह का शेप होता है ना। कुछ सेल आपको फ्लैट, क्यूब, क्यूबॉइडल, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर आपका स्पिंडल लाइक, फाइबर लाइक, बट सो मेनी टाइप्स ऑफ शेप, यानी कि अलग अलग तरह का सेल होता है, अलग अलग तरह का शेप होता है। हम एक नॉर्मल एक बेसिक सेल का शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं समझने के लिए। देखिए, तो यह आप एक सेल का एक स्ट्रक्चर हुआ,
इसके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लियस मिलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो थोड़ा हम इसका हम पार्ट ए पार्ट बात करते हैं कि यह सेल कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, सेल में मेन 2 पार्ट होता है, याद रखिएगा। सेल में 2 पार्ट होता है, पहले लिखते हुए चलेंगे उसको लोग। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ना। पहला क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का जो बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है जिससे बना होता है बाउंड्री, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद सेल के अंदर में दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर का पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। 2 पार्ट हो गया, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है ना, सबको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से पार्ट से, एक होता है जो कि सेल के अंदर जो हो गया, जो न्यूक्लियस को छोड़ करके, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि 2 तरह के यहाँ पे अंदर में प्रोटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, 2 कंपार्टमेंट है। एक है जो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। 2 तरह का हो गया। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल, और दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। पहला है साइटोसोल और दूसरा है ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट होता है, कौन कौन से, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या हुआ, पहले हुआ पूरा सेल, सेल में 2 पार्ट, एक हुआ सेल मेम्ब्रेन, बाकी अंदर का मटेरियल। अब उसको क्या बोले, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट से बना होता है, एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूसरा को बोले न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट हुआ, कौन कौन से, एक साइटोसोल और दूसरा हो गया इसका ऑर्गेनेल्स। चलिए अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन से। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर ऑफ, आउटर पार्ट ऑफ सेल। सेल का जो आउटर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो लिखेंगे क्या वहां पे कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर पार्ट ऑफ सेल। इट कवर टू सेल सेलुलर कंटेंट, कवर टू सेलुलर कंटेंट, ये सेलुलर कंटेंट को क्या करता है, कवर करता है। चलिए यहाँ पे बात समझ आ गया। अगली पॉइंट, यह बना हुआ क्या चीज से होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है यह आपका प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बना होता है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये इस तरह से क्या होता है, देखो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, इस तरह से क्या होता है कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिल करके और ये बनता है सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन क्या होता है ना, प्रोटीन एक रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर का मतलब किसी सब्सटेंस को एक्सेप्ट करने का काम करता है, वह क्या करता है प्रोटीन। और फॉस्फोलिपिड गेट का काम करता है, यानी किसी सब्सटेंस को यह पहले पहचानता है, प्रोटीन का काम पहचानना और फॉस्फोलिपिड का काम है इसको अंदर भेजना, है ना। फॉस्फोलिपिड गेट का काम करता है, तो रिसेप्टर का काम किया प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड गेट का काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। इस सेल मेम्ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। आगे क्या लिखेंगे, पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है इसमें एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट, दूसरा होता है टाइट जंक्शन और तीसरा होता है गैप जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। पहली बात चलते हैं एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन का काम क्या होता है कि यह क्या करता है ना कि एक दूसरे सेल के साथ उसको क्या करता है, अटैच करता है, दूसरा सेल के साथ क्या करता है, अटैच करेगा। यानी यहाँ पर एडहेरेंट जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेंगे प्लाज्मा लिमा मिलेंगे, वहां पर क्या करता है, ये क्या करता है ना कि दूसरे सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, कौन, एडहेरेंट जंक्शन। दूसरा मिलता है आपको टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है कि अंदर के सब्सटेंस को लॉस होने से रोक देता है, बाहर में लॉस होने नहीं देता है। और तीसरा है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम क्या होता है
कि किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर में। तो 3 तरह के होते हैं इसमें पार्ट सेल मेम्ब्रेन में। अब बात करते हैं फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका काम है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। एक लाइन में समझ में आपको आ जाना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को कितना अंदर जाना है और किसे जाना है, कितना अंदर भेजना है और किसे भेजना है, इसका कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन। तो क्वांटिटी मतलब हो गया अमाउंट, कितना अमाउंट में जाना है। क्वालिटी का मतलब किसको अंदर भेजना है। जैसे देखिए बात को बताते हैं, कोई भी हार्मोन सारे सेल पे थोड़े काम करेगा, उसका सिलेक्शन कौन करता है? मेम्ब्रेन। कितना अमाउंट में भेजना है, कौन कंट्रोल करेगा? मेम्ब्रेन। कौन सा ड्रग्स को अंदर जाना है, कौन कंट्रोल करेगा? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में कितना भेजना है उसके लिए कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। आयन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, इंसुलिन का एक्शन, थायरोक्सिन का एंट्री होना, या फिर किसी वायरस तक का। वायरस भी बिना रिसेप्टर का सेल में इंटर नहीं करता है, इसलिए वो भी वायरस को भी इंटर कराता कौन है? सेल मेम्ब्रेन। तो खैर यही सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। ई हो गया मेरा पहला फंक्शन। हाँ, एक और फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का होता है कि अंदर के सब्सटेंस को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है। 2 फंक्शन याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन का, जो अंदर के सब्सटेंस को प्रोटेक्शन करना और किसी सब्सटेंस को अंदर भेजना या अंदर से बाहर ले जाना। यह मेरा हो गया पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं नंबर 2, साइटोसोल। बोलते थे साइटो, आपकी प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट से बना है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोग बात करते हैं साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल क्या होता है? देखिए, सेल के अंदर जो फ्लूइड जैसा मटेरियल, जेली लाइक जो मटेरियल होती है ना, इसको कहते हैं साइटोसोल। तो क्या लिखेंगे उसमें कि जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल नोन एज साइटोसोल। एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है साइटोसोल। यही तो है साइटोसोल, जो जिसके कारण सेल का एक शेप बनता है वहां पे, है ना। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, साइटोसोल में रहता क्या है? तो साइटोसोल कंटेन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन्स एंड अदर इंजाइम्स। जितने भी इंजाइम होते हैं ना, सब के सब साइटोसोल में ही होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट, सारे विटामिन, सबके न्यूट्रिएंट केमिकल जितने भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी, ये सब के सब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंजाइम, हार्मोन, सब के सब केमिकल, जितने भी केमिकल कहाँ होते हैं? साइटोसोल में। तो साइटोसोल कंटेन इंजाइम, हार्मोन, विटामिन्स, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोसोल। चलिए, ये हो गया। साइटोसोल का फंक्शन जान लेते हैं। तो साइटोसोल का फंक्शन क्या होता है कि सेल को एक अपना शेप बना के रखे हुए है, और दूसरी बात है ऑल रिएक्शन, जितना रिएक्शन होता है, एनाबोलिक रिएक्शन, केटाबोलिक रिएक्शन, ऑल रिएक्शन प्रेजेंट इन साइटोसोल एंड अकर्स बाय साइटोसोल। सारे रिएक्शन साइटोसोल के कारण ही होते हैं। साइटोसोल में प्रकार के एंजाइम पूरे भरे हुए हैं, जितने भी सेलुलर एंजाइम होते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, साइटोसोल। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मिलेंगे इसी के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। पहले नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक करके देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं वाइटल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये वाइटल पार्ट होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है, और इसी के कारण सेल का फंक्शन होता है। तो लिखें क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज ए वाइटल पार्ट ऑफ वाइटल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। सेल का वाइटल ऑर्गेनेल्स है, ये तो लिख देंगे। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसके अंदर जो होता है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? इट कंटेन F1 एंड F0 पार्टिकल्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, F1 F0 पार्टिकल होते हैं। ज्यादा नहीं, हमको छोटे छोटे बात को लिखना होगा। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? यह इट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यह एटीपी का सिंथेसिस करता है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल।
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके और एटीपी बनवाता है, जिसमें आपको कई साइकिल मिलेंगे। क्रेब्स साइकिल इसी में आता है आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी के कारण एटीपी बनता है। पहला ऑर्गेनेल्स देख लिए। नंबर 2 दूसरा ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो तरह के मिलते हैं, एक फ्री फॉर्म में मिलते हैं, एक बाइंडिंग फॉर्म में मिलते हैं। बाइंडिंग फॉर्म में किससे मिलते हैं? फ्री फॉर्म में आपको सेल साइटोप्लाज्म मिलेंगे, अब बाइंडिंग फॉर्म में कैसे मिलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन देख लेते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या होता है कि अमीनो एसिड को कंबाइन करके और उसके बाद क्या बनवाता है? प्रोटीन बनवाता है। तो राइबोसोम का फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन बनवाता है ये। तो चलिए ये हो गया मेरे दूसरा ऑर्गेनेल देख लिए। राइबोसोम के नहीं रहने के कारण क्या होगी? प्रोटीन नहीं बनता है। अब आते हैं नंबर 3 लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? एक तरह से डिफेंसिव ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं डिफेंसिव ऑर्गेनेल्स। इट कंटेन मेनी प्रोटियोलाइटिक एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें बहुत तरह के प्रोटियोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल के फॉर्म में होते हैं ये। और इसका काम क्या होता है कि इसका वर्क होता है, इसका फंक्शन होता है कि यह अपने सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल एजेंट से। किसी भी तरह के पैथोजन को अंदर जाने नहीं देता है, हार्मफुल एजेंट से प्रोटेक्ट करता है। और सेल के अंदर कोई अगर बाय द सेल के अंदर भी अगर कोई किसी का अगर बाय द लॉस होता है, बाय द अगर डैमेज होता है, तो उसको भी बॉडी से बाहर, इस सेल से बाहर निकालता है। तो इसका एक फंक्शन। दूसरा, प्रोटीन को भी डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यह लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। यानी क्या क्या किया? ये सेल को अपने प्रोटेक्शन करता है हार्मफुल एजेंट से, हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए इसको डिफेंसिव ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और दूसरा, यह प्रोटीन को भी डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, और ये इसलिए यह इसको लोग बोलते हैं डिफेंसिव ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अगर बाय द वे यह अगर सपोज दैट बाहरी ऑर्गेनिज्म को नहीं मार पाता है, फैगोसाइट नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होता है? अपने ही सेल को डिसॉल्व कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। जैसे कोई पैथोजन है, जब सेल के अंदर आवेगा तो सेल के अंदर बनेगा, पहले फूड वेक्यूल बनेगा। फूड वेक्यूल बनने के बाद क्या होता है ना कि लाइसोसोम इससे बाइंड करके और इसमें लाइसोजाइम लिबरेट करता है, और उसके बाद इसके जितने भी और जो भी पैथोजन होता है उसको डिसॉल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद ये मर जाता है पैथोजन। लेकिन अगर बाद ये पैथोजन नहीं मरता है तो क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम इसमें इतना ज्यादा ऑर्गेनेल्स बना दे, इतना ज्यादा इसे प्रोटीलाइटिक एंजाइम भर देता है, जिसके बाद ये ब्रस्ट कर जाता है और अपने ही सेल को डिसॉल्व कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ये मेरा हो गया तीसरा ऑर्गेनेल्स। अब आते हैं नंबर चौथे पे आते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है ना, ये भी आपको सेल के अंदर ही मिलते हैं, इस तरह के मिलते हैं गोल्जी बॉडी। यह भी एक ऑर्गेनेल्स होता है। तो सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है गोल्जी बॉडी, और प्लस लाइसोसोम का भी सिंथेसिस करता है, सेल के अंदर एंजाइम बनवाने में हेल्प करता है, सेलुलर एंजाइम का हेल्प बनवाता है ये। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन यही होता है कि सेल के अंदर एंजाइम का सिंथेसिस, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, और प्लस सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है उसको रिकॉग्नाइज करता है बाहर निकलने के लिए। इसके बाद 5वें नंबर पे आपको आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, आप देखिएगा इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे अटैच रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ से लेकर के और न्यूक्लियस तक यहाँ अटैच रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन से लेकर के और न्यूक्लियस तक अटैच रखने वाला ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक अटैच रहता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है ना, यह मेन फंक्शन है कि इसको सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को स्टेबलाइज किए हुए हैं और सेल को सेफ बना के रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, तो रफ में क्या होता है ना कि यहाँ राइबोसोम होता है, और स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता है। तो जो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियस से अटैच रहता है, और स्मूथ वाले सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। याद रखना होगा, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जो राइबोसोम से अटैच है उसको रफ बोलते हैं, जो राइबोसोम से अटैच नहीं होता है उसको हम लोग स्मूथ बोलते हैं। तो राइबोसोम से अटैच रहता है किधर की तरफ रहता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है, और सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है स्मूथ वाले। तो अब क्या होता है, जो जो रफ वाला जो होता है ना स्मूथ रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ वाला जो होता है ना ये फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। तो याद रखना होगा कि रेटिकुलम का फंक्शन क्या क्या हुआ, एक साइटोस्केलेटन काम किया, दूसरा न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करता है, और दूसरा अगला जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और उसके बाद लिपिड सिंथेसिस करता है। यह मेरा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग बात करते हैं अगला, ये तो हो गया मेरा साइटोप्लाज्म की कहानी। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये आपका न्यूक्लियस आपका सेल के अंदर का सेंट्रल पार्ट होता है। यह आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। सेल का जो पूरे पार्ट का यह हाफ होता है न्यूक्लियस का साइज। जैसे मान लीजिए टोटल साइज अगर 2 पार्ट होता है तो 1 पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, है ना, ब्रेन ऑफ सेल। अब बात करते हैं न्यूक्लियस में रहता क्या क्या है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले मिलते हैं नंबर 1 पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। नंबर 2 होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। नंबर 3 होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और नंबर 4 होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। यानी 4 पार्ट से बनकर मतलब न्यूक्लियस। सबसे पहली बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि यह पार्टिसिपेट, ये क्या करता है, सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के सब्सटेंस को। क्या करता है, ये सेपरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 2 दूसरा हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि ये जो अंदर में जो सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियोलस करता है। और नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, राइबोज, इसमें राइबोज मिलेगा, डिऑक्सीराइबोज मिलेंगे। ये सब सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। और चौथे नंबर पे होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। ये आपको सेल के अंदर होता है। तो क्रोमोजोम आपका होता है सेल के अंदर। और लगभग ह्यूमन में क्या होता है ना, आपको लगभग एकदम फिक्स है कि 46 क्रोमोजोम होते हैं और 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। तो यहाँ तक आप लिख करके आप क्या लिखेंगे फिर उसमें आगे, न्यूक्लियस का फंक्शन। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि यह सेल को कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का कोई सेल नहीं रह सकता है। तो पहला हो गया कि सेल को कंट्रोल किए हुए है, सेल के जितना भी एंजाइम का फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस सिंथेसिस करता है। तीसरा हो गया सेल डिवीजन करता है। और चौथा में होता है कि यह जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, जिसके कारण एक जनरेशन टू जनरेशन में कैरेक्टर या डिजीज को कैरी करता है। तो ये जितने भी देखे ना, ये सब क्या है, ये सब सेल का एक स्ट्रक्चर देख रहा बता आपको हम एक नॉर्मल में आपको रफ आइडिया में, जिसमें कि आपको क्वेश्चन अगर आता है सेल का क्वेश्चन, कभी भी आप इसको 1 बाय 1 करके आप देख करके आप इसको रिपीट कर करके आप देखिए, उसको बना करके इधर से लिखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो बता दिए स्ट्रक्चर बना करके, और उसमें आप लोग हर पार्ट के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग उसको डिटेल कर देंगे। ये था आपका सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये था सेल का एक इंट्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू के बारे में, बताएंगे आपको कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।